एक तो हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे एंड देन हम फ्रॉग को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगर हम वहीं पर एक मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें तो वहां पर क्या होता है, ग्रुप होता है सेल्स का, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक फंक्शन को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में करती है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और साथ में उनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर पा रहे हैं, और इस होल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू। बच्चों, सेल्स का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। भाई एक ही सेल पहले सारे काम कर रही थी, तो क्या वो काम उतने अच्छे से कर पाएगी? नहीं। हेलो लिटिल मास्टर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग बैच, जिसमें हम बच्चों एनसीईआरटी के चैप्टर को वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में बच्चों हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको 0.1% का भी डाउट ना रह जाए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने चल रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अपने चैप्टर को, जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे एंड देन हम फ्रॉग को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज को। तो देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, चलिए समझते हैं इसको। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। तो देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इससे एक पहले चैप्टर आता है एनिमल किंगडम का, और उसके अलावा आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम का नाम तो सुना ही होगा। तो इन चैप्टर्स में बच्चों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि जो प्रीसीडिंग चैप्टर था, मतलब इससे पहले का चैप्टर था कौन सा, एनिमल किंगडम, उसमें आपने लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करा होगा, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, किसके, एनिमल किंगडम के। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जाना होगा, जिसमें आपने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जाना है एनिमल किंगडम के। ठीक है, यह है पहली बात। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल। अब अगर हम बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर एक सिंगल सेल डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन को करवाती है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर सिंपल सा ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को करती है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, आगे। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ multicellular animals, in the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. वहीं पे बच्चों अगर हम एक मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर सेम बेसिक फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो इन फंक्शंस को करते हैं। क्या पता चल रहा है हमें कि अगर हम वहीं पर एक मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें तो वहां पर क्या होता है, ग्रुप होता है सेल्स का, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक फंक्शन को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करती है। ठीक है, आगे। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। आगे बच्चों ये बोला जा रहा है कि अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखें, जैसे कि अगर हम हाइड्रा की बॉडी देखें तो डिफरेंट तरीके की सेल से बनी हुई है, और उसमें अगर हम डिफरेंट तरीके की सेल्स के एक टाइप को देखें तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। क्या बात बोली जा रही है आगे? आगे ये बोली जा रही है बच्चों, अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखें, जैसे कि अगर मैं हाइड्रा की बॉडी देखूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है और एक सेल टाइप थाउजेंड्स में है उसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। The human body is composed of billions of cells to perform various functions. और वहीं पे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है और वो सेल्स क्या कर रही है बच्चों, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू दी सेल्स इन दी बॉडी वर्क टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चों ये जो सेल्स है हमारी बॉडी में ये मिलकर कैसे काम करती है। As you have already learned in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. तो एक क्वेश्चन आया था कि ये सेल्स मिलकर काम कैसे कर रही है, और उसको एक्सप्लेन करके क्या बताया गया है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और साथ में उनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस एक फंक्शन को
प्रॉपरली परफॉर्म करता है या स्पेसिफिकली परफॉर्म करता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। देखो ग्रुप है यहां पे बच्चों सिमिलर सेल्स का, और साथ में है इनके बीच का इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, साथ में है इनके बीच का इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। देखो एक क्वेश्चन आया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो इतनी सारी सेल्स हैं वो मिलकर कैसे काम करती हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो आंसर ये है कि ग्रुप ऑफ सेल्स या सिमिलर सेल्स बोलना ज्यादा सही रहेगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और साथ में उनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर पा रहे हैं, और इस होल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू। देखो a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue, right? Okay, आगे बढ़ते हैं। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissue. आगे क्या बोला जा रहा है बच्चों कि अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो वो मात्र 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने हुए हैं। भाई अबे तो हमें लग रहा था यार बिलियंस ऑफ सेल्स, तो पता नहीं कितने तरीके के टिश्यू होंगे। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल 4 तरीके के बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ होता है। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. आगे ये बात बोली गई है बच्चों कि ये जो टिश्यू है ये फर्दर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और पैटर्न में, और बना सकते हैं ऑर्गन जैसे कि स्टमक, किडनी, हार्ट, ये सब आ गया। तो आगे क्या बात बोली जा रही है? आगे बात बोली जा रही है कि ये जो टिश्यू है ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज होकर ऑर्गन्स बना सकते हैं, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी हो सकता है। फर्दर बात, when 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. आगे बात बोली गई है कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन को कैरिड आउट करते हैं फिजिकल और केमिकली इंटरैक्ट करके, तो वो आगे एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सेल्स बन रहे हैं, देन टिश्यू है, देन ऑर्गन है, देन ऑर्गन सिस्टम है। स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बेनिफिट है? अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सेल थी, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, तो व्हाट इज द बेनिफिट? तो देखिए सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, देन आया कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ बच्चों? इससे क्या हो गया, जो काम था वो स्प्लिट हो गया। तो काम स्प्लिट होने से वो काम और बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि यहां पर करा गया है इसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि यहां पर करा गया इसकी वजह से क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। कि भाई सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहां पर बेनिफिट क्या मिला है? यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, वो काम और अच्छे तरीके से करा जा रहा है, काम को स्प्लिट करा गया। भाई एक ही सेल पहले सारे काम कर रही थी, तो क्या वो काम उतने अच्छे से कर पाएगी? नहीं। तो फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए गए कि भाई आप इस काम को करिए, तो उन्होंने काम और अच्छे तरीके से करा। फिर उन ग्रुप ऑफ सेल्स से एक टिश्यू बना था, राइट? टिश्यू कई सारे मिलकर एक कॉमन फंक्शन को करने लगे, भैया ऑर्गन। क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन उस काम को और अच्छे तरीके से करने लग गया। फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर एक कॉमन काम को करने लगे, तो काम और बेहतरीन तरीके से होने लगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर को देखते हुए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक ऑर्गेनाइजेशन के
बॉडी में काम और बेहतरीन तरीके से होने लग गया, जिससे उसका सर्वाइवल और बेहतरीन तरीके से होने लग गया। देखो, cells, tissue, organs and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as whole। तो यहां पर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनने से काम क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। बेसिकली यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर को एग्जिबिट करा जा रहा है, उससे क्या हो गया, सर्वाइवल ऑफ दी बॉडी और अच्छा होने लग गया। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। यहां पर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, इसका आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू। The structure of the cells vary according to their function। बच्चों, सेल्स का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types। अभी हमने एक बात पढ़ी कि सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, इसलिए यहां पर टिश्यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और 4 तरीके के टिश्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज को, पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एंड वी आर स्टार्टिंग विद एपिथेलियल टिश्यू। अब पहले इस टर्म का मतलब समझिए आप। एपिथेलियल, एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब ग्रोस, मतलब टिश्यू that grows upon other tissue। तो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्म का मतलब समझिए। एपिथेलियल वर्ड का मतलब होता है, एपी मतलब अपॉन, थीलियल मतलब ग्रोज, टिश्यू दैट ग्रोज अपॉन अदर टिश्यू। तो यहां पर आपको एक आइडिया लग रहा है कि एक ऐसा टिश्यू है जो बाकी टिश्यूज के ऊपर ग्रो कर रहा है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है। तो एक तरीके से ये कवरिंग्स बना रहा होगा, और ग्रो तो दोनों साइड पे करेगा ना, बाहर की तरफ भी करेगा, अंदर की तरफ भी करता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब देखो, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। बच्चों, हम कॉमनली एक एपिथेलियम टिश्यू को, बच्चों हम कॉमनली एक एपिथेलियम टिश्यू को बच्चों हम कॉमनली एक एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोलते हैं। वो बात मैं पहले से ही बोल रहा था। हाँ जी, तो हम कॉमनली बच्चों एक एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोलते हैं, राइट। प्लूरल में क्या बोलेंगे, एपिथेलियम। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, आगे बात बोली गई है कि इस टिश्यू का एक फ्री सरफेस होता है जो या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस करता है। तो उसके लिए देखिए एक बात समझाता हूं मैं। मान लेते हैं बच्चों ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स है, मान लेते हैं बच्चों ये एक एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स है। तो इसमें देखो 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है ये बेसल सरफेस जो कि बेस को बनाता है, एक तो होता है बेसल सरफेस जो कि बेस को बनाता है। दूसरा फ्री सरफेस जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है, जो कि या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट को। और साइड वाले को बच्चों हम बोलते हैं लेटरल फेस, और साइड वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल सरफेस। देखिए, एक तो फ्री सरफेस होगा जो या तो बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस करेगा, एक होगा लेटरल सरफेस, एक होगा क्या बच्चों, लेटरल सरफेस साइड वाला। लेटरल सरफेस कौन सा है, ये साइड वाला। एक सेकेंड, दिस इज लेटरल सरफेस, साइड वाला। तो मतलब एडजेसेंट सेल्स के बीच में, एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो सरफेस होगा दैट इज लेटरल सरफेस, और बेस वाला हो गया बेसल सरफेस। अब फ्री सरफेस की हम बात करें तो देखो, ये जो आपकी स्किन है ये क्या है यार, ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का फ्री सरफेस है जो यहां पर क्या फेस कर रहा है, आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस कर। ये जो स्किन है आपकी ये क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो यहां पर ये बच्चों किसको फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है आउटसाइड एनवायरमेंट को। ठीक है, तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू सब और न्यूरल टिश्यूज के नीचे। इसी तरीके से अंदर भी एक एपिथेलियम की कवरिंग होगी जो कि बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा। तो बेसिकली बाकी सारे टिश्यूज को इसने अपने अंदर सैंडविच कर रखा है, तभी हम बोल रहे हैं टिश्यू दैट ग्रोज अपॉन अदर टिश्यू। अब देखो आगे क्या क्या,
इस टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस है जो या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। मतलब क्या कर रहा है, thus provide a covering or lining for some parts of the body। तो इसका फ्री सरफेस या तो बॉडी फ्लूइड को बना रहा है या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को इसका जो फ्री सरफेस है वो या तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। मतलब एक कवरिंग बना रहा है या फिर लाइनिंग कर रहा है कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई अगर हम बात करें इसका फ्री सरफेस आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है तो यहां पर वो कवरिंग बना रहा है, यहां पर वो क्या कर रहा है, कवरिंग बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक फ्री सरफेस बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है, मतलब वो लाइनिंग कर रहा है किसी पार्ट की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। बच्चों एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। एपिथेलियम में जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है विद वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बनाया है सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है और इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होगा वो बहुत कम होगा। ऐसा क्यों है यार, ये बाकी टिश्यूज के ऊपर है, ये कवरिंग बना रहा है। अब अगर एक किला है और किले का राजा अंदर रहता है तो वो किले की दीवार कैसी बनवाएगा, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। तो सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की कवरिंग बना रहा है। तो कवरिंग यार कैसी बनानी पड़ेगी कि सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड हो ताकि कोई भी इन्वेडर या फिर पैथोजन आसानी से अंदर ना आ सके। तो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो एपिथेलियल टिश्यू बच्चों दो तरीके का होता है, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की बात करूं तो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है और इस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के फंक्शन क्या होंगे हमारी बॉडी में, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब। एक बार फिर से सुनेंगे और समझेंगे। एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का हो सकता है, एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चों, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। तो ये क्या काम करेगा, ये बॉडी कैविटीज की लाइनिंग बना लेगा, डक्ट्स की लाइनिंग बना लेगा, ट्यूब्स की लाइनिंग बना लेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सर, द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल्स लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। वहीं अगर कंपाउंड एपिथेलियम की मैं बात करूं, वहीं पे बच्चों अगर मैं कंपाउंड एपिथेलियम की बात करूं तो ये दो या दो से ज्यादा सेल लेयर की फॉर्म में हो सकता है और इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि हमारी स्किन में काम कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें किले की बाउंड्री बनानी है तो मजबूत बनानी पड़ेगी, मोटी बनानी पड़ेगी। तो यहां पर सिंगल लेयर सेल्स होने से अच्छा क्या हो, मल्टी लेयर सेल्स हो। तो यहीं पर वो बात बोल रहा है कि कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सेल लेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और उसका रोल क्या होता है, उसका रोल होता है प्रोटेक्शन, जैसे कि हमारे स्किन में यहां पर काम कर रहा है। तो एपिथेलियम कैसा है, स्किन का, कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, अब आगे सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ दी सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो अभी दो टाइप कर रहे थे, अब सिंपल एपिथेलियम में फर्दर तीन टाइप हम पढ़ने चल रहे हैं। फिर से सुनेंगे, फिर से समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ दी सेल्स, सेल्स के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पर सिंपल एपिथेलियम तीन तरीके का हो सकता है। मतलब बेसिकली सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का मतलब है यहां पर बात हो रही है सेल की शेप की। सेल की शेप के बेसिस पर, सेल की शेप के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम तीन तरीके का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। एक एक करके हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहां पर आपको शेप्स दिख रही है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम को रिप्रेजेंट कर, तो स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है बच्चों फ्लैटेंड सेल्स होना। स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है फ्लैट सेल्स का होना। और वहीं पर अगर क्यूब लाइक सेल्स है तो ये बन जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बन जाएगा ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और वहीं पर अगर टॉल स्लेंडर सेल्स है, वहीं पे अगर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है तो ये बन जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन
मतलब सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर 3 तरीके का होता है। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं, सेल की शेप के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम 3 तरीके का होता है। अगर फ्लैटेंड सेल्स हैं तो स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है तो कॉलमनार एपिथेलियम। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। अगर हम बच्चों स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें, तो ये सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से बना होता है विद इररेगुलर बाउंड्रीज। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम आपको दिख रहा है, सिंगल थिन लेयर है फ्लैटेंड सेल्स की, और इनके बीच की बाउंड्री देख सकते हैं आप, इररेगुलर है, प्रॉपर नहीं है, देख सकते हैं आप, इररेगुलर है। ठीक है, आपको ये साइड वाला पोर्शन इररेगुलर बाउंड्रीज है। ओके, they are found in the walls of blood vessels and air sac of lungs and are involved in function like forming a diffusion boundary। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है देखिए, समझिए। स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये ब्लड वेसल की वॉल में और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में आपको देखने को मिलता है। और क्या फंक्शन है बच्चों इसका, ये डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाता है। किसको बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री को। मतलब क्या है, मतलब देखो ना, ये एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ये हमारी ब्लड वेसल है, तो इन दोनों ही जगह पर कौन प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। और देखो इसी की मदद से डिफ्यूजन हो पा रहा है भाई। दिस इज अवर एल्वियोलाई, दिस इज अवर ब्लड वेसल, और इसी की वजह से ऑक्सीजन अंदर जा पा रहा है और CO2 बाहर निकल पा रहा है। मतलब ये डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल डिफ्यूजन हो रहा है भाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड वेसल में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है, वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत पतला होता है, इसी वजह से वो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। कहां बनाता है, ब्लड वेसल की वॉल में और एयर सैक ऑफ लंग्स में, जिसको हम बच्चों सिंपली क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है डायग्राम किसको समझाने के लिए, स्क्वैमस एपिथेलियम को समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। और यहां पर बच्चों ये क्या शो कर रहा है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्यूजन बाउंड्री को। चलो आगे पढ़ते हैं। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बना हुआ होता है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जो कहां मिलता है, ये ग्लैंड्स की डक्ट में। याद हमने एक बात पढ़ी थी कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो बॉडी कैविटीज की लाइनिंग को, ग्लैंड्स की डक्ट को और ट्यूब्स को बनाता है। तो वही चीजों के आंसर हमें यहां पर मिल रहे हैं। क्या आंसर मिल रहा है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बना हुआ है। वो कॉमनली हमें कहां मिलता है बच्चों, ग्लैंड्स की डक्ट में। वो कॉमनली मिलता है ग्लैंड्स की डक्ट में या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। अब नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट क्या यार, नेफ्रॉन में पीसीटी होता है, डीसीटी होता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ फैनली होता है। तो दीज आर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, उसका ट्यूब वाला पोर्शन है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम के मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। भाई ग्लैंड्स की डक्ट में है तो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। भाई पीसीटी की आप बात कर लो, पीसीटी में 70 to 80% एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो वहां पर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है और सिक्रीशन भी होता है। आपने पढ़ा होगा यूरिन फॉर्मेशन में, क्या यूरिन फॉर्मेशन में एक तो होता है सिक्रीशन एंड एक होता है एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन जैसे कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी बिकॉज ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। आगे एक बात बोली गई है बच्चों, क्या बात बोली गई समझाया था मैं आपको। देखिए, दीज आर माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या कर रहा है? इंक्रीजेस सरफेस एरिया और एब्जॉर्ब। आगे एक बात बोली गई है, देखो हमने एक बात तो पढ़ी ली थी कि जो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन होता है, जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो उसी में एक बात बोली गई है कि अगर हम पीसीटी की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, वहां पर क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स, उनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो क्या कर रहा है बच्चों? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80%। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर माइक्रोविलाई वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो वही बात यहां पे लिखी गई है। क्या लिखी गई है देखो, द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, जो हमने यहां पर देख ली है। तो ये बात मैंने करी है पीसीटी के लिए ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आगे बात करते हैं कोलमनार एपिथेलियम की। The columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर हम बात करें कोलमनार एपिथेलियम की, तो कोलमनार एपिथेलियम किसका बना हुआ है? टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके। The columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells and their nuclei are located at the base. This is also important। अगर आप डायग्राम यहां पे ध्यान से देखोगे तो जो मैंने यहां पर टॉल और सिलेंडर्स बनाई है, यहां पर बच्चों जो मैंने यहां पर टॉल एंड सिलेंडर सेल्स बनाई है, उनका न्यूक्लियस मैंने बेस पर ही बनाया। लेकिन वहीं पे अगर आप स्क्वैमस एपिथेलियम को देखो या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देखो, मैंने यहां पर न्यूक्लियस मिडल बनाया। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स है उनका न्यूक्लियस मिडल में है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स है उनका न्यूक्लियस भी मिडल है, लेकिन कोलमनार सेल्स जो हैं उनका न्यूक्लियस बेस पर है नीचे की तरफ। यहां पर भी आप देख सकते हैं। ओके, तो कोलमनार एपिथेलियम की बात करें तो इनके न्यूक्लियस कहां होते हैं बच्चों? बेस पर होते हैं। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, तो यहां पर भी फ्री सरफेस पे क्या हो सकता है? माइक्रोविलाई हो सकता है। यहां पर भी बच्चों फ्री सरफेस पे क्या हो सकता है? माइक्रोविलाई हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो दीज आर माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक and intestine and help in secretion and absorption। आगे की बात बच्चों ये बोली गई है कि अगर हम कोलमनार एपिथेलियम की बात करें तो कोलमनार एपिथेलियम हमें कहां मिलेगा? स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। और यहां पर इसका फंक्शन क्या है? इसका भी फंक्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यार देखो ना, स्टमक की बात कर लो, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, तो दोनों सिक्रीशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी की वो जगह है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा यार? किस चीज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा? डाइजेस्टेड फूड का। तो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। और स्टमक भी बच्चों थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन करता है, तो यहां पर सिक्रीशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। भाई स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन के पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो सिक्रीशन कर रही है। इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन वाला रोल भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या रहा है? If
if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface they are called ciliated epithelium। अब फर्दर मॉडिफिकेशन है। टिल नाउ हमने पढ़ा था कि सेल शेप के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम में तीन टाइप है। सिंपल एपिथेलियम में कौन सा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। चंगा, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है या फिर कॉलमनार एपिथेलियम है उनके फ्री सरफेस पे सिलिया देखने को मिलता है, तो ऐसे एपिथेलियम को बोल रहे हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। तो अब फर्दर मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रही है हमें क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में, कि अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स पे या कॉलमनार एपिथेलियम की सेल्स के फ्री सरफेस पे सिलिया हो तो वो बन जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको सिलिया दिख रही है। सिलिया को बोलते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ। तो अगर क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार सेल्स के फ्री सरफेस पे सिलिया है तो ऐसे एपिथेलियम को बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स bear cilia on their free surface they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. सिलिया का फंक्शन क्या होता है बच्चों? सिलिया पार्टिकल्स को और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाती है ओवर द एपिथेलियम। इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो, देखो सिलिएटेड एपिथेलियम कहां होता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। तो मान लो कोई डस्ट पार्टिकल चला गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, तो म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा? उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, सिलिया उसको लोड करेगी और बाहर फेंक देगी। जैसे हम चप्पू चलाते हैं ना, जैसे हम चप्पू चलाते हैं वैसे ही सिलिया भी काम करती है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। तो सिलिया क्या करेगी? डस्ट पार्टिकल को पहले तो म्यूकस में ट्रैप करा जाएगा, उसके बाद सिलिया उसे बाहर फेंक देगी। इसी वजह से क्या होता है कि कई बार हम रोड पे जा रहे होते हैं, भेलपूरी खा रहे होते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन एकदम से क्या करते हैं? सडनली हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं। क्यों छींक रहे हैं हम? क्योंकि डस्ट पार्टिकल अंदर गया था, उसको म्यूकस में ट्रैप करा गया और सिलिया ने अपनी मूवमेंट से उसे बाहर फेंक दिया। उसके अलावा एक और चीज सुन लो, स्पर्म तो मोटाइल होता है लेकिन ओवम मोटाइल नहीं होता। अब ओवम ओवरी में होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक ओवम आया कैसे? वो तो मोटाइल होता नहीं है, सिलिया की मदद से। तो सिलिया ही उसको मूव करवाती है। दिस इज द रोल ऑफ सिलिया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिलिया का फंक्शन क्या है कि पार्टिकल्स को और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम ये क्या कर रही है? मूव करवा रही है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। मैंने आपको बताया था दे आर मेनली प्रेजेंट कहां पर है बच्चों? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स में देखने को मिलेगा एंड फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में किसकी मूवमेंट करवा रहा है? ये ओवम की मूवमेंट करवा रहा है। आगे देखो, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. Further modification, अभी हमने बात करी, क्या बात करी कि अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स के फ्री सरफेस पे आ जाए सिलिया तो बन जाते थे सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम कह रहे हैं कि अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स सिक्रीशंस वाले फंक्शंस को कर रही है पर्टिकुलरली, तो वो बना रहे हैं यहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। मतलब अनदर मॉडिफिकेशन है कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स अगर स्पेशलाइज हो रहे हैं सिक्रीशन के लिए, सो दे आर फॉर्मिंग अनदर एपिथेलियम विच इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, देखिए दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब दो तरीके का हो सकता है बच्चों, एक तो यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, एग्जांपल में गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टी सेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। तो अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो तरीके की ग्लैंड हमें देखने को मिल सकती है। एक तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड, और इसका एग्जांपल कौन है बच्चों? गॉबलेट सेल्स है। गॉबलेट सेल्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती हैं एंड दे सिक्रीट म्यूकस। मतलब यहां पर एक सिंगल सेल ही ग्लैंड की तरह काम कर रही है, उसी को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक सिंगल सेल क्या कर रही है? ग्लैंड की तरह काम कर रही है। और वहीं पर बच्चों मल्टी सेल्युलर ग्लैंड की बात करूं, अगर मैं मल्टी सेल्युलर ग्लैंड की बात करूं
तो नाम से पता चल रहा है कि यहां पर क्लस्टर ऑफ सेल्स ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। यहां पर क्लस्टर ऑफ सेल्स ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। एग्जांपल क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। एग्जांपल क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारी सेल्स ने क्लस्टर बना रखा है और वो एक ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सिंगल सेल ग्लैंड की तरह काम करे तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, अगर कई सारी सेल्स क्लस्टर बनाकर ग्लैंड की तरह काम करे तो क्या बोलेंगे उसको हम? मल्टीसेलुलर ग्लैंड। नेक्स्ट, on the basis of mode of pouring of their secretion, glands are divided into two categories, exocrine and endocrine gland। बच्चों आगे बोला गया है कि एक ग्लैंड किस तरीके से अपने सिक्रीशन को पोर कर रही है। आगे बच्चों बोला जा रहा है कि एक ग्लैंड किस तरीके से अपने सिक्रीशन को पोर कर रही है, उसके बेसिस पर दो तरीके की ग्लैंड हो जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, पहले तो यह था सेल नंबर के बेसिस पर, सेल नंबर के बेसिस पर ग्लैंड्स सेल नंबर के बेसिस पर क्या बनी? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एक ग्लैंड किस तरीके से अपने सिक्रीशन को पोर कर रही है, तो उसमें दो टाइप है। ठीक है, तो ग्लैंड्स किस बेसिस पर? मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। और इसमें कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं तो ये डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स, एंड दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स and endocrine glands. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें बच्चों, ये म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, सलाइवा को, ईयरवैक्स मतलब कान का मैल, ऑयल यानी सीबम, ऑयल यानी सीबम, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, अदर सेल प्रोडक्ट्स को। अब देखो आगे क्या बात बोली गई है। These products are released through ducts or tubes। ये जो प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, ये डक्ट्स और ट्यूब्स की मदद से रिलीज होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा इनको डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। तो भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रही थी? अपने सिक्रेशन को ट्यूब और डक्ट्स की मदद से पोर कर रही थी, भेज रही थी, दे रही थी। लेकिन वहीं पे अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट ही नहीं है। इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? हम हार्मोन्स बोलते हैं। आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं, और हार्मोन्स को कैसे सीक्रेट करा जाता है बच्चों? फ्लूइड में सीक्रेट करा जाता है, बेदिंग द ग्लैंड। तो जो फ्लूइड ग्लैंड को नहला रहा होगा, बेदिंग करवा रहा होगा, उसमें ही अपने सिक्रेशन को रिलीज करती है। तो सिंपल भाषा में बोलूंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड्स है, अपने सिक्रेशन को ये बॉडी फ्लूइड्स में भेजती है, और बॉडी फ्लूइड से फिर टारगेटेड सेल के पास वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट बच्चा, अब हम आ गए हैं कंपाउंड एपिथेलियम पे। आपको याद होगा मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम था, प्रोटेक्टिव रोल था इसका। तो देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपाउंड एपिथेलियम की हम बात करें तो बच्चों इसको हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड क्यों बोल रहा हूं बच्चों में? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड कंडीशन। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स,
सुनिए, कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। मोर देन वन लेयर से बना होता है, मतलब मल्टी लेयर होता है ये। इसी वजह से ऐसी सेल्स का रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या है, लिमिटेड है, कम है। आगे, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम का रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में तो कम है, इसका मेन रोल किसमें है? इसका मेन रोल है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब प्रेशर वगैरह पड़ना, कोई भी चीज प्रेशर अप्लाई कर रही हो, जोर पड़ रहा हो, ठीक है। केमिकल स्ट्रेस का मतलब कोई ऐसा एजेंट जो इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करो, तो ऐसे स्ट्रेस से ही बचाता है। कहां मिलेगा बच्चों? दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन के ड्राई सरफेस को ये कवर करता है। आपके सामने है एपिडर्मिस, स्किन के ड्राई सरफेस को ये कवर करता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस को कवर करता है। फेरिंग्स को कवर करता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो देखिए, ड्राई सरफेस कवर कर रहा है स्किन का हमारा, आपके सामने है कंपाउंड एपिथेलियम है, ये मल्टी लेयर्ड होता है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रोल है इसका। उसके अलावा मॉइस्ट सरफेस बना रहा है बकल कैविटी, और फेरिंग्स का होना भी चाहिए। तो जो बकल कैविटी एक ऐसी जगह है जहां पर हम अलग अलग नेचर का फूड रखते हैं, गरम, ठंडा, तीखा, मीठा, नमकीन। तो इतने डिफरेंट टाइम के हम खाने को खा रहे हैं, उससे डैमेज हो जाते हैं, यहाँ पर मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम की जरूरत है, इसलिए वो मल्टीलेयर्ड होता है। फेरिंग्स भी है। उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में भी ये आपको देखने को मिलता है। तो यहां तक की बात आई गेस आपको यहां पर क्लियर हो गई बच्चा पार्टी। आगे चलते हैं। तो ये है आपके सामने बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम, देख सकते हैं मल्टी लेयर्ड सेल्स कि यहां पर कई सारी लेयर्स की कवरिंग है, और इसी वजह से इसका रोल कैसा है बच्चों? इसी वजह से इसका रोल है कैसा? प्रोटेक्टिव, ठीक है। आगे देखिए, all cells in epithelium are held together with little intercellular material। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो एपिथेलियम में सेल्स है, वो लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है कि जो एपिथेलियम में सेल्स है वो लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। आगे क्या बात बोली जा रही है बच्चों? आगे ये बात बोली जा रही है कि सारे एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक देते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। सारे एनिमल टिश्यूज में क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं। जंक्शन मतलब दो चीजों को जोड़ने वाले। तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन मतलब सेल जंक्शंस होते हैं जो कि दो सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिजिट की तरह काम करते हैं। देखो ना, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। अब यहां पर बच्चों हम 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। तो एपिथेलियम में और बाकी टिश्यू में 3 तरीके के आपको सेल जंक्शन दिखेंगे। पहले मैं थोड़ी सी इमेज बना लेता हूं, फिर हम इसको यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट अ मिनट। ठीक है,
और ये हो गया तीसरे टाइप का सेल जंक्शन। देखिए अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल सेल्स है वो आपस में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक डेवलप करती है जंक्शंस की फॉर्म में। और यहां पर हम 3 तरीके के सेल जंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एपिथेलियम और बाकी टिश्यूज में होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो बच्चों टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शंस इनके नाम हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। बच्चों यहां पर ये जो मैंने सबसे पहले बनाया है ये है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, नाम से पता चल रहा है सेल्स को टाइटली पैक करके रखता है। टाइट जंक्शन क्या करता है, सेल्स को बच्चों टाइटली पैक करके रखता है ताकि चीजें लीक आउट ना हो। तो टाइट जंक्शन में इसलिए लिखा हुआ है हेल्प व्हाट, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। कि मान लो ये दोनों सेल्स एक ग्लैंड का पार्ट है, तो यहां पर अगर सिक्रीशन रिलीज हो रहा है, यहां पर अगर सिक्रीशन रिलीज हो रहा है तो वो नीचे लीक नहीं होगा। मान लो ये दोनों सेल्स एक ग्लैंड को बना रहे हैं और ये सिक्रीशन को रिलीज कर रहे हैं इधर, तो वो नीचे लीक नहीं होगा टाइट जंक्शन की वजह से। ये टाइट जंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, चिपका के रखना। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये है बच्चों एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन की मदद से दो सेल्स एक टिश्यू में चिपकी हुई रहती हैं। जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगा के उनको चिपकाया जाता है, वैसे ही एक टिश्यू में दो सेल्स आपस में चिपकी हुई रहती हैं एडहेरिंग जंक्शन की मदद से। एडहेरिंग का मतलब ये चिपका के रखना, इसलिए कह रहे हैं सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेक्स्ट है बच्चों गैप जंक्शंस। फैसिलिटेट दी सेल्स टू communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Next है बच्चों gap junction. नेक्स्ट है बच्चों गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन क्या करता है, दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे क्या होगा, वो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को आयंस, बिग मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल भेज सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि गैप जंक्शन की मदद से ये दो सेल्स आपस में एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर यहां पे कर सकती है, ठीक है। तो टाइट जंक्शन दो सेल्स को चिपका के रखता है ताकि कोई भी चीज लीक ना हो सके। एडहेरिंग जंक्शन दो सेल्स को सीमेंट करके रखता है, मतलब बिल्कुल एडजेंटली क्या करेगा, चिपका के रखेगा ताकि वो टिश्यू में हिले ना। टाइट जंक्शन क्या कर रहा है, दो सेल्स को इस तरीके से होल्ड कर रहा है कि चीजें लीक आउट ना हो। एडहेरिंग जंक्शन दो सेल्स को चिपका के रख रहा है ताकि वो टिश्यू से हटे ना। और गैप जंक्शन की मदद से दो सेल्स के एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े होते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कर सके। तो इसके साथ बच्चों हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया है कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो नाम से पता चल रहा है क्या, कनेक्शन का काम है, मतलब इट विल कनेक्ट और लिंक अदर टिश्यूज। तो बाकी टिश्यूज को आपस में जोड़ने का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इसलिए नाम पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो अगर बच्चों हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें, तो मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues, organs of the body. देखो पहली बात हमने बोली कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाकी टिश्यूज को आपस में लिंक करने का काम, उनको जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू का है। तो भैया इसको फैलना ही पड़ेगा चारों तरफ। तो ये बाकी टिश्यूज को और ऑर्गन्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल ब्लड का ले सकते हो, पूरी बॉडी को जोड़ रहा है, ठीक है, ओके। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। अब बच्चों अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज्ड टाइप तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, जिसमें स्पेशलाइज्ड टाइप में आपका कार्टिलेज आ जाएगा, बोन आ जाएगा, एडिपोज टिश्यू आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। यस, क्या बात बोली जा रही है,
बात ये बोली जा रही है कि कनेक्टिव टिश्यू में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कार्टिलेज और बोन की, जैसे कि अगर हम बात करें कार्टिलेज और बोन की, तो ये दोनों कौन सा टिश्यू बना रहे हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। कैसा टिश्यू बना रहे हैं बच्चों? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। एडिपोस टिश्यू की बात करें, इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि ये स्टोर करता है फैट को। और वहीं पे ब्लड की बात करें तो कैसा टिश्यू है बच्चों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और बोन है जो कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को बना रहे हैं, मतलब स्केलेटल कंपोनेंट्स को बना रहे हैं। एडिपोस टिश्यू फैट का स्टोरेज करता है, और ब्लड हमारा कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। आगे बात बोली गई है कि बच्चों सारे कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। सारे कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट हम ब्लड को काउंट नहीं कर रहे। क्या हो रहा है कि जो सेल्स है वो सिक्रीट कर रही हैं फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, जिसको हम बोलते हैं कोलेजन और इलास्टिन। तो सारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को हम बाहर कर दे इसमें, तो क्या देखने को मिलता है? वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन की फाइबर्स को बच्चों? कोलेजन प्रोटीन की एंड इलास्टिन प्रोटीन की। कोलेजन प्रोटीन बच्चों आपको देखने को मिलेगा कोलेजन फाइबर्स में। इलास्टिन प्रोटीन बच्चों आपको देखने को मिलेगा इलास्टिक फाइबर्स में। The fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissue। पहली बात थी कि सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की, ब्लड में ऐसा नहीं होता। और कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की? कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन की। कोलेजन प्रोटीन से कोलेजन फाइबर्स बनती है, इलास्टिन प्रोटीन से इलास्टिक फाइबर्स बनती है। आगे बोला जा रहा है कि ये जो फाइबर्स है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है टू द टिश्यू। तो बच्चों कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू को कौन? इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिक फाइबर्स फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टू द टिश्यू। The cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix और ground substance। नेक्स्ट बात बच्चों ये बोली जा रही है कि यही सेल्स उन सेल्स का नाम बताया था मैं आपको, उन सेल्स को फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। यही सेल्स क्या करती हैं? एक मटेरियल को सिक्रेट करती हैं फाइबर्स के बीच में और अपने बीच में। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए तीन चीजें बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में पर्टिकुलरली। एक तो सेल है, और ये सेल क्या कर रही है? फाइबर्स को सिक्रेट कर रही है। कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर की होती है, इसलिए मैंने ऐसा कलर दिया इनको। एंड इलास्टिक फाइबर्स आर येलो इन कलर। ठीक है, एंड बचा कुचा जो रह गया दैट इज मैट्रिक्स। तो बच्चों ये तीन चीजें यहां पर मेनली, एक तो सेल, इसका नाम मैंने आपको बताया फाइब्रोब्लास्ट है, यही फाइबर्स को बनाती है, यही मैट्रिक्स। उसके अलावा कोलेजन फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स है, एंड जो बचा कुचा रह गया मैट्रिक्स है वो। तो देखिए सेल्स हैं, सेल्स के अलावा फाइबर्स, सेल है, सेल के अलावा फाइबर्स है, और उन दोनों के बीच में जो मटेरियल है जिसको सेल ने ही सिक्रेट करा है वो है मैट्रिक्स, जो कि मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। देखो दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड
विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। तो यही सेल्स मैट्रिक्स को सिक्रेट कर रहे हैं जो कि मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज, आगे बात करें बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू बच्चों 3 तरीके के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, सेल्स और फाइबर लूजली अरेंज है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। देखो पहली चीज जो आपने सीख ली है कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट्स थे। एक तो सेल्स थी और सेल्स ही बना रही थी फाइबर्स को, और सेल ही बना रही थी मैट्रिक्स को, जो कि मॉडिफाइड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट्स, सेल, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। अब यहां पर बात करें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल बच्चों एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एरियोलर टिश्यू की बात करें तो कहां प्रेजेंट है बच्चों, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। अब एपिथेलियम के जस्ट नीचे, भाई स्किन क्या है, एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, तो क्या कर रहा है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह ये काम कर रहा है। फिर से सुनेंगे हम समझेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एपिथेलियम के लिए। मतलब एपिथेलियम को नीचे से क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। तो मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स का बेसल सरफेस था उसके नीचे की तरफ होगा। ओके। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर, जिसका मैं आपको नाम बता रहा था। इसके अंदर बच्चों आपको क्या देखने को मिलेंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेंगी, जो कि प्रोड्यूस भी करती हैं और सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को, और साथ ही साथ किसको, मैट्रिक्स को। अब यहां पर ब्लास्ट का मतलब उड़ाना नहीं है, ब्लास्ट का मतलब होता है बड। इट विल गिव राइज टू समथिंग, इट विल गिव राइज टू दी कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करती है किसको, फाइबर्स को, और साथ ही साथ किसको करेंगी बच्चों, मैट्रिक्स को। साथ ही साथ किसको करेंगी, मैट्रिक्स को भी। उसके अलावा बच्चों यहां पर आपको मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स भी देखने को मिल रही है। यहां पर आपको मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल भी देखने को मिल रही है। मैं भी आपको इमेज दिखा रहा हूं। मैक्रोफेजेस की अगर हम बात करें तो मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है बच्चों, फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस का फंक्शन है बच्चों फैगोसाइटोसिस। मास्ट सेल्स की अगर हम बात करें तो दे सिक्रीट व्हाट, histamine which is vasodilator, serotonin which is vasoconstrictor, and heparin which is anticoagulant। हाँ जी बच्चों, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में एक तो थी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो कि मैट्रिक्स को और फाइबर्स को बना रही थी। दूसरी है मैक्रोफेजेस जो कि फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब पैथोजन को, फॉरेन मटेरियल को, डेब्रिस को सेल के एनगल्फ करके, मार के खत्म कर देती है। वो अपने लाइसोसोम्स में ले जाएंगी और वहां पे क्या करेंगे, एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उनसे मार दिया जाएगा। मास्ट सेल्स होती है बच्चों, मास्ट सेल्स हिस्टामिन को सिक्रेट करती है जो कि वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा। मतलब अगर हमारी नॉर्मली ब्लड वेसल ऐसी है तो ये उसको डायलेट कर देगा, मतलब एक्सपेंड कर देगा, जिससे एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके अलावा बच्चों दूसरी है, मतलब दूसरा सिक्रेट करती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो अगर हमारी वेसल नॉर्मल कंडीशन में ऐसी है तो ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब छोटी कर देगा, इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हेपेरिन की बात करें एंटीकोगुलेंट है, मतलब क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये इन सेल्स के रोल है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। तो ये है बच्चों हमारे साथ यहां पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बच्चों यहां पर हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की इमेज दे रखी है।
अब यहां पर आपको कुछ सेल्स सामने ही दिख रही होंगी। एक तो बच्चों आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दिख रही होंगी, दूसरा आपको मैक्रोफेजेस यहां पर दिख रही होंगी, कोलेजन फाइबर्स आपको यहां पर दिख रही होंगी, एंड आपको यहां पर मास्ट सेल्स भी दिख रही होंगी। उसके अलावा ये येलो कलर दिख रहा है आपको, येलो कलर, दिस इज नथिंग बट योर इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स भी यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। तो भैया भाई भाई हैं दोनों। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहां प्रेजेंट था? बीनीथ द स्किन। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी कहां प्रेजेंट है? बीनीथ द स्किन। नॉर्मली देखा जाता है ये दोनों सेम ही जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। जो मैंने आपको बताया था, एडिपोज टिश्यू की सेल्स स्पेशलाइज हैं कि ये पर्टिकुलरली फैट्स को ही स्टोर करते हैं अपने साइटोप्लाज्म में। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो बच्चों, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं और उनका हम इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं करते तो उनको फैट में कन्वर्ट कर देती है बॉडी, और उसको स्टोर कर लेते हैं हम कहां पर? एडिपोज टिश्यू में। तो बच्चों, यह है आपके सामने, यह है बच्चों आपके सामने एडिपोसाइट्स। तो बेसिकली ये इमेज एडिपोज टिश्यू को रेफर कर रही है। तो ये एडिपोसाइट्स है। अब एडिपोसाइट्स में आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और बड़े से साइटोप्लाज्म में क्या करा गया है? फैट को स्टोर करा गया, मतलब फैट स्टोरेज एरिया है। इसको मैं आपको एक तरीके से और दिखा देता हूं। यहां पर ये जो आपको दिख रही है, दीज आर एडिपोसाइट्स। ये भी बच्चों कौन है? एडिपोसाइट्स है। और यहां पर जो येलो कलर का आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट फैट। फैट को उन्होंने साइटोप्लाज्म में स्टोर करा। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है? फैट को पर्टिकुलरली स्टोर कर रहा है, इसलिए यहां पर स्पेशलाइज में मेंशन करा गया था इसको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो रहा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं और सेल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आगे कह रहा है ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इररेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो आगे क्या बात बोली जा रही है। पहले बात बोली गई कि फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वहां पर लूजली थी तो नाम था लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर फाइबर्स का ओरिएंटेशन एक रेगुलर पैटर्न में, अगर फाइबर्स का ओरिएंटेशन एक रेगुलर पैटर्न में तो नाम रहेगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और वहीं पे बच्चों अगर फाइबर्स का ओरिएंटेशन इररेगुलर पैटर्न में है तो नाम हो जाएगा डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको इमेजेस दिखाता हूं। तो देखिए ये है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पे बच्चा पार्टी अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो फाइबर्स का ओरिएंटेशन एक रेगुलर पैटर्न में है। फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है बच्चों? वो एक रेगुलर पैटर्न में। और वहीं पे अगर आप इधर देखो तो यहां पर फाइबर्स का ओरिएंटेशन, यहीं पर फाइबर्स का ओरिएंटेशन कैसा है बच्चों? इररेगुलर पैटर्न में। तो ये पड़ गया डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। चलिए समझते हैं। देखो, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रॉज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। मतलब क्या है? देखिए,
ठीक है। तो these are collagen fibers and these are, अब ये जो स्टेटमेंट है ना एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट में गलती है थोड़ी। क्या गलती है बच्चों? कोलेजन फाइबर की जगह एज्यूम कर लीजिए यहां पर फाइब्रोब्लास्ट कर लीजिए। ये जो कोलेजन फाइबर है इसकी जगह पर एज्यूम कर लीजिए फाइब्रोब्लास्ट। स्टेटमेंट देखो सही हो जाएगी। फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है रो में, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है रो में बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। ये बात बोली गई है यहां पर, आप देख सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, पहली कंडीशन। टेंडन्स which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another bone are example of this tissue। तो dense regular connective tissue का एग्जांपल कौन है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल, एक तो टेंडन भैया, दूसरे क्या है बच्चों? दूसरे है लिगामेंट। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल है, एक तो टेंडन भैया और एक लिगामेंट भैया। टेंडन भैया की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं? स्केलेटल मसल को जोड़ रहे हैं बोन से, और लिगामेंट की बात करें तो ये बोन को बोन से ही जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? बोन को बोन से। ये दोनों किसके एग्जांपल है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू। और यहां पर मैंने स्टेटमेंट भी सही कर दिए कि द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। भाई फाइबर के बीच में फाइबर नहीं, फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ओके आगे देखो। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। जो मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन फाइबर का डिफरेंट रहेगा। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और जो फाइबर्स हैं बच्चों वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होती हैं, इसलिए हम उसको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दिस। तो देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द स्किन था, लूज कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे था, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के अंदर ही होता है, प्रेजेंट इन दिस स्किन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर फाइबर्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसमें डेंस इरेगुलर में। नेक्स्ट बात हो रही है कि कार्टिलेज, बोन और ब्लड जो है ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड क्या है बच्चों? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरीके से? देखिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में दो कैटेगरी आती है। एक तो आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आ जाएगा हमारा बोन एंड कार्टिलेज। दूसरा हो जाएगा बच्चों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आ जाएगा हमारा ब्लड। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आता है, इसमें आते हैं बोन एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसमें आता है हमारा ब्लड। तो थोड़ा सा स्पेशलाइज नेचर है इसलिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। देखिए द इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड एंड प्लायबल होता है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। एंड वो रेजिस्ट करता है किसको बच्चों? कंप्रेशन को। इस बात को फिर से समझ, कार्टिलेज का जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है, कार्टिलेज का जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है, मैट्रिक्स होता है, वो कैसा है बच्चों? सॉलिड एंड प्लायबल है, बट इट रेजिस्ट कंप्रेशन। ये देखो, ये जो कान है आपका पिन्ना, दिस इज कार्टिलेज। सॉलिड है, प्लायबल का मतलब आप इसको फोल्ड कर सकते हो। क्या बोन को ऐसे फोल्ड कर सकते हो? नहीं भाई, बोन टूट जाएगी। तो पहली बात तो बोन फोल्ड होगी नहीं, और अगर फोल्ड करने की कोशिश करेंगे जोर से तो वो टूट जाएगी। हाँ जी, तो अगर आप कान को ध्यान से देखो बच्चों, तो ये है हमारा पिन्ना, दैट इज
इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी, तो ये सॉलिड है, प्लायबल है, फोल्ड कर सकते हो, और कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है। मैं इसको दबा रहा हूं तो ऐसा नहीं है दब जा रहा है, कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स। बच्चों कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड दीज आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाली सेल्स है। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो भी स्पेशलाइज होगी। इसका नाम होता है पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज को बनाती है और फिर वो उसमें खुद चली जाती है और मैच्योर होकर बन जाती है कॉन्ड्रोसाइट। हाँ जी, तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। तो देख सकते हैं आप इस टिश्यू की सेल्स का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स है, जो कि स्मॉल कैविटीज में एनक्लोज्ड है और ये मैट्रिक्स इन्होंने सिक्रीट करा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है बच्चों कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। तो देखिए कार्टिलेज की सेल है यहां पर और कोलेजन फाइबर यहां पर आपको दिख रही है, और ये बच्चों एक स्पेस में होती है, इसको हम बोलते हैं लैक्यूने। एंड लैक्यूने क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस। मतलब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कार्टिलेज की सेल है और वो स्पेस में होती है। तो दिस इज कॉन्ड्रोसाइट एंड दिस फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज लैक्यूने। और ये जो मैट्रिक्स बनाया बच्चों वो किसने बनाया? कार्टिलेज की सेल नहीं बनाया। हाँ जी, देखिए मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। तो वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज होता था वो मोस्टली एडल्ट में बोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल बताऊं, छोटे बच्चे को अगर आपने कभी उठाया हो तो छोटे बच्चे का आप सर देखोगे ना, इनिशियली अगर आप जोर से दबाओगे ना दब जाएगा, क्योंकि वहां पर बोन बन रही होती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना छूते नहीं है। अब ऐसा नहीं दवा मत देना भाई, कर मत देना, तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। हाँ जी, तो इनिशियली क्या होता है कि जो वर्टेब्रेट का एम्ब्रियो होता है उसमें बोनी पार्ट कम होता है, कार्टिलेज काफी ज्यादा होता है, बट एडल्ट में वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। वही बात यहां पे लिखी गई है, फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। तो वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज था वो मोस्टली रिप्लेस हो जाता है और एडल्ट में क्या बन जाता है? बोन। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults। बच्चों कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज आपको कहां देखने को मिल रहा है? टिप ऑफ नोज में। कार्टिलेज आपको कहां देखने को मिल रहा है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट। आउटर ईयर जॉइंट मतलब यहां पर पिन्ना की बात हो रही है। उसके अलावा एडजेसेंट वर्टेब्रे। अब एडजेसेंट वर्टेब्रे के बीच में वो नहीं होती वर्टेब्रल डिस्क, कहते ना हमारा स्लिप डिस्क हो गया है, हमें दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा कमर में। तो दो एडजेसेंट वर्टेब्रे, भाई बैकबोन में क्या होते हैं? वर्टेब्रे होते हैं। तो दो एडजेसेंट वर्टेब्रे के बीच में एक इंटर वर्टेब्रल डिस्क होती है, वो भी कार्टिलेज से बनी होती है। वही बात बोली जा रही है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। मतलब इंटर वर्टेब्रल डिस्क की बात हो रही है यहां पर। कार्टिलेज इज प्रेजेंट कहां पर बच्चों? टिप ऑफ नोज, पिन्ना, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम यानी इंटर वर्टेब्रल डिस्क में। उसके अलावा लिम्स में, हैंड्स में आपको देखने को मिलते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम बोन्स की। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ। बोन की बात करें तो बोन हार्ड एंड नॉन प्लायबल होता है। बोन हार्ड होता है एंड नॉन प्लायबल। इसको आप कार्टिलेज की तरह फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से बोन्स को उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। तो बच्चों हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम बोन ही प्रोवाइड करता है। भाई हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो मैक्सिमम पार्ट है वो कौन बनाता है? बोन ही तो बनाता है।
तो इसलिए स्ट्रक्चरल फ्रेम दे रहा है टू दी बॉडी। भाई स्कल ने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है, उसके अलावा यहां पर रिब केज होता है जिसने लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रखा है, वर्टेब्रल कॉलम ने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रखा है। इस तरीके से आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल फ्रेम मिल रहा है। हम पैरों की हड्डियों की वजह से बच्चों हम खड़े हो पाते हैं प्रॉपर्ली, बैकबोन की वजह से हम सीधे रह पाते हैं, इरेक्ट पोस्चर में रह पाते हैं। तो सब किसकी वजह से हो रहा है? बोन की वजह से हो रहा है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन सपोर्ट करता है, बोन सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको मैंने कि भाई स्कल ने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है, वर्टेब्रल कॉलम ने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रखा है, रिब केज ने हमारे किसको प्रोटेक्ट कर रखा है? लंग्स को, हार्ट को। तो बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। बच्चों बोन की सेल्स भी स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं लैक्यूने। तो ये है बच्चों बोन का डायग्राम। अब बोन की सेल है, देखिए दिस इज बोन सेल, ऑस्टियोसाइट्स। अब मैं इसको एक बना के दिखाता हूं आपको, मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम्म हम्म देखते जाना। तो ये मैंने बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम को यहाँ पर जूम करके बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि यहाँ पर क्या चीजें दिखाई गई। हम्म देखो, ये जो सेंटर में दिख रहा है दिस इज हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल से क्या होता है बच्चों? यहां पर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स वगैरह आते हैं बोन में, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको ऑस्टियोसाइट भी दिखाई है, बोन की सेल्स। वही मैंने यहां पर बगल में बना के दिखाया है कि दिस पोर्शन इज हैवर्शियन कैनाल, दिस इज ऑस्टियोसाइट्स। और ये ऑस्टियोसाइट किसके अंदर प्रेजेंट है? लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट है, विच इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस। तो बोन का जो डायग्राम हमें यहाँ पे दिखा रहा है उसमें आपको यहाँ पर जो ये बटरफ्लाई शेप की दिख रही है, दीज आर ऑस्टियोसाइट्स, बोन की सेल्स। और सेंटर में आपको हैवर्शियन कैनाल दिख रहा है जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व्स बोन के अंदर एंटर कर रही है, उसी को मैंने बगल में दिखाया। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स है बच्चों, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्यूने। एक डिफरेंस आपको अगर दिख रहा हो तो कि कार्टिलेज की जो सेल्स थी कॉन्ड्रोसाइट्स, तो एक ही लैक्यूने में वो 2-4 हो सकती है, लेकिन बोन में एक लैक्यूने में एक ही सेल होती है। देख लीजिए, यही बात लिखी हुई यहां पर, द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, ठीक है। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व्स वेट बेयरिंग फंक्शंस। बच्चों अगर हम लिम्ब बोन्स की बात करें तो दो हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। अब हाइंड लिम्स में जो बोन्स है, लॉन्ग बोन्स पर्टिकुलरली बात करें, जैसे फीमर, थाई बोन की बात करूं, इनका क्या फंक्शन है? वेट बेयरिंग फंक्शन है, हमारी बॉडी का वेट बेयर करती है। तो लिम्ब बोन्स में जो हमारे हाइंड लिम्स की बोन्स हैं उनका वेट बेयरिंग फंक्शन है, वो बॉडी का वेट बेयर करती हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। उसके अलावा अगर हम बोन की बात करें तो बोन हमारा स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। भाई स्केलेटल मसल्स का नाम स्केलेटल मसल क्यों पड़ा? क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो बोन हमारा स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़कर अपने मूवमेंट करवाता है, कोई बात लिखी हुई है। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। तो बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बच्चों बोन मैरो होता है, बोचो नहीं बच्चों, तो बच्चों बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो वो जगह है जहां पर हमारे ब्लड की सारी सेल्स बनती है। और बोन मैरो कहां होता है?
लॉन्ग बोन्स में। सम बोन्स का मतलब यहां पर क्या है? लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है जहां पर ब्लड की सारी सेल्स बनती है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड की अगर मैं बात करूं बच्चों, ब्लड क्या है? ब्लड है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें प्लाज्मा होता है, एंड प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। इसको फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा होता है, उसका फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। बच्चों ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, बच्चों ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस सब्सटेंसेस का। जैसे कि अगर हम बात करें, इसी की वजह से ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सेल को प्रोवाइड करवाया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाएगा। बच्चों इसको अभी हम यहां पे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आपको ब्लड बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर खाली इंट्रोडक्शन पार्ट ही हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आरबीसी आपको दिख रही होंगी बाई कॉनकेव शेप की, और रेड कलर की क्यों होती है बच्चों ये? बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन इन देम, बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन इन देम। अलावा WBCs भी है, एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स। तो ब्लड को बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के चैप्टर में। यहां पर खाली हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ा है क्योंकि हमें एनसीईआरटी वन शॉट करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है, तो फिलहाल एनसीईआरटी में इतना ही। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों मसल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट बच्चों बात करें मसल टिश्यू के बारे में। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। अगर हम मसल की बात करें तो मसल के अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होती है जो कि पैरेलली अरेंज्ड होती है। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। तो यहां पर ये बोला गया कि अगर मसल की बात करें तो मसल के अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होती हैं जो कि पैरेलली अरेंज होती है, और इन फाइबर्स के अंदर भी न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स होते हैं, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। देखना ध्यान से बच्चों, ठीक है। इस तरीके से तो ये बात अब आपको समझ में आएगी। देखिए देखो बच्चों, सबसे पहले है मसल। सबसे पहले क्या है? मसल है। मसल की जो सेल होती है उसको मसल फाइबर बोलते हैं क्योंकि वो सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक होती है। मसल एक टिश्यू है और मसल की सेल को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। तो ये है फेसिकल, बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो इसके अंदर क्या होंगी? इसके अंदर होंगी मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होगी, मसल फाइबर के अंदर होगी मायोफिब्रिल्स। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मसल एक टिश्यू होता है। बच्चों मसल एक टिश्यू होता है
और मसल की सेल को हम बोलते हैं मसल फाइबर। तो सबसे पहले मसल है, मसल के अंदर होता है फेसिकल। फेसिकल क्या है? बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का बंडल होता है। भाई यही तो हमने पढ़ा कि मसल के अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर होती है जो कि पैरेलली अरेंज होती है। तो मसल के अंदर मसल फाइबर के बंडल होते हैं जिसमें मसल फाइबर पैरेलली अरेंज होती है। तो मसल है, मसल के अंदर फेसिकल है विच इज बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब इसके अंदर आप देखिए फेसिकल के अंदर आपको मसल फाइबर दिख रही है और मसल फाइबर को हम क्या बोलेंगे? मसल की सेल। मसल फाइबर को क्या बोलेंगे बच्चों? मसल की सेल। और मसल फाइबर के अंदर यानी मसल की सेल के अंदर आपको फाइन फिब्रिल्स दिख रही हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, जो कि यहां पर एनसीईआरटी में दे रखा है। एक बार फिर से देख लीजिए। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। ठीक है, these fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। ठीक है, muscle fibers contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। अब बच्चों मसल की बात करें तो मसल्स के पास एक प्रॉपर्टी है, मसल्स के पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है कि जब इनको स्टिमुलस मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और साइड में छोटी हो जाती है, और जैसे ही स्टिमुलस का इफेक्ट कम होगा दोबारा से क्या हो जाएंगी? लेंथन हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से नॉर्मल स्टेट को क्या कर लेंगी? ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर से समझते हैं, मसल्स की बात करें तो मसल्स को जब भी स्टिमुलस मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी हो जाती है, और जैसे ही स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म होगा ये लेंथन्स हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी और दोबारा से नॉर्मल स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। देख लीजिए, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब उन्हें स्टिमुलस मिलता है और रिलैक्स हो जाती है, लेंथन हो जाती है और दोबारा से अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में पहुंच जाती है। ऐसे ये काम करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है। ठीक है, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, मतलब इट विल शॉर्टन, और जब वो रिलैक्स करेगी तो दोबारा से अपनी नॉर्मल लेंथ को गेन कर लेगी, यानी लेंथ। ठीक है, their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of various part of the body। बच्चों इनके एक्शन की वजह से, इनके कॉन्ट्रैक्शन वाले एक्शन की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं और हम मूवमेंट कर पाते हैं और हमारे पोस्चर चेंज हो पाते हैं। देखो, इनके एक्शन की वजह से हमारी बॉडी मूव करती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करती है और अपने पोजीशंस को, अपने पोस्चर्स को वेरियस कंडीशन में क्या कर पाती है? चेंज कर पाती है। ठीक है, यानी इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तुम जनरली क्या बोल सकते हैं कि मसल्स का मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल है। भाई मसल्स की वजह से जब एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो हम एक्शन कर पाएंगे। ठंड लगेगी तो हम ऐसे कर पाएंगे, गर्मी लगेगी, वो ठंड लगेगी तो हम ऐसे कर पाएंगे, गर्मी लगेगी तो हम मतलब स्वेटिंग वगैरह होने लग जाएगी तो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, राइट। उसके अलावा बच्चों हम अपने वेरियस पोजीशन को, पोस्चर को मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो इससे सिंपली क्या पता चल रहा है कि मसल का मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल है। अब 3 तरीके की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स, जिनके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द स्केलेटल मसल्स। Skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bones। बच्चों skeletal muscle नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो क्लोजली जुड़ी होती है skeletal bone से। In a typical muscle such as the biceps, striated stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion। A sheath of connective tissue encloses several bundle of muscle fibers। यहां पर देख लीजिए बच्चों, तो ये है हमारी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल को आपने पीछे देखा कि उसको 2 नाम और दिए गए हैं। स्केलेटल मसल्स को ही स्ट्राइटेड मसल या फिर स्ट्रिप्ड मसल बोला जा रहा है। स्केलेटल मसल को ही बच्चों स्ट्राइटेड मसल या फिर स्ट्रिप्ड मसल बोला जा रहा है। उसका रीजन क्या है? तो देखिए, इसके पास स्ट्राइशंस होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? स्ट्राइशंस। व्हाट इज स्ट्राइशंस? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। ऑल्टरनेट क्या होते हैं? लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्राइशंस। और सिंस स्केलेटल मसल्स के पास स्ट्राइशंस है, इसको स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल बोला जाता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज लाइट बैंड एंड दिस इज डार्क बैंड। देखो, डार्क बैंड
लाइट बैंड। तो ऑल्टरनेट कंडीशन में डार्क बैंड और लाइट बैंड यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइएशंस डेवलप होते हैं, और स्ट्राइएशंस होने की वजह से इनको हम स्ट्राइटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स का स्केलेटल मसल नाम बच्चों इसलिए पड़ा है, स्केलेटल मसल्स का स्केलेटल मसल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके पास स्ट्राइएशंस होते हैं, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, जिसकी वजह से हम इसको स्ट्राइटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। सिलेंड्रिकल होती हैं ये, दीज आर व्हाट, सिलेंड्रिकल। और न्यूक्लियस देखिए पेरिफेरी पे है। न्यूक्लियस की बात करें बच्चों कैसी है, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है इसका। और कई सारे न्यूक्लियस आपको यहां पे दिख रहे होंगे, देखिए यहां पर कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड की वजह से इसको सिंसिटियम कंडीशन भी बोला जाता है, कि कई सारी सेल्स अगर मिल जाए आपस में तो क्या बन जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगा, तो इसको सिंसिटियम कंडीशन भी हम बोलते हैं। अदर देन बच्चों अगर हम बात करें, स्केलेटल मसल्स आर अनब्रांच्ड। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं बच्चों, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में होती है। एग्जाम्पल दे रखा है ना बाइसेप्स का, एग्जाम्पल दे रखा है ना बाइसेप्स का, तो ये इनकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में, राइट। उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। फिलहाल थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, जितना है एनसीईआरटी में, थोड़ा ज्यादा ही बता दिया मैंने आपको। ओके, आगे देखो। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स, फ्यूजिफॉर्म कंडीशन एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस। ठीक है, देखो अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। बच्चों स्मूथ मसल का नाम स्मूथ मसल क्यों पड़ा हुआ है, स्मूथ मसल का नाम स्मूथ मसल बच्चों इसलिए पड़ा हुआ है बिकॉज दे डू नॉट हैव स्ट्रिएशंस, बिकॉज दे डू नॉट शो स्ट्रिएशंस। तो जिनके पास स्ट्राइएशन नहीं होगा वो स्मूदर इन अपीयरेंस होंगी, जिनके पास स्ट्राइएशन नहीं होगा वो स्मूदर इन अपीयरेंस होगी, और उनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इनका आप स्ट्रक्चर देखिए, टेपर कर रही है दोनों एंड्स पर, यह है टेपरिंग कंडीशन। तो टेपर कर रही है बोथ एंड्स पर, इसको फ्यूजिफॉर्म कंडीशन बोला जाता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि दे आर स्पिंडल शेप। कैसी शेप है बच्चों, स्पिंडल शेप बोल सकते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रल में है और सेम एक सिंगल ही न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। उसके अलावा बोलेंगे बच्चों दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। कैसी मसल्स हैं, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स की बात करें, स्ट्राइएशंस नहीं है इसलिए स्मूथ मसल्स बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर स्मूदर इन अपीयरेंस। टेपरिंग कर रही है दोनों एंड्स पर, इसको फ्यूजिफॉर्म कंडीशन बोलते हैं। स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, एंड दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए the smooth muscle fibers taper at both ends, fusiform and do not show striations. Cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. तो skeletal muscles की तरह ये भी connective tissue की sheath में covered होती है। The wall of internal organ such as the blood vessels, stomach and intestine contain this type of muscle tissue. तो बच्चों इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यहां पर जो मसल होती है वो स्मूथ मसल्स होती है। तो देखिए स्मूथ मसल्स बच्चों विसरल ऑर्गन के साथ प्रेजेंट होती है, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ प्रेजेंट होती है, तो इनको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे देखो क्या कर रहा है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री है, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेनली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल में हम सोचेंगे और ऐसे मूवमेंट कर देंगे, तो इसलिए मैंने स्केलेटल मसल्स को क्या बोला था, वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे स्टमक के अंदर मूवमेंट होने लग जाए, क्या वो होगी, नहीं होगी, बिकॉज दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इसलिए मैंने आपको इनवॉलेंट्री वाली बात बताई कि दीज आर इनवॉलेंट्री एंड दे आर वॉलेंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू की। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। तो कार्डियक मसल टिश्यू की बात करें बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। भाई कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही मसल के पास, कहां पर प्रेजेंट है, हार्ट में।
सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। अब यहां पर क्या है कि सेल जंक्शन कार्डियक मसल सेल्स को फ्यूज कर रहे हैं और स्टिक करवा रहे हैं। अभी आपको स्केलेटल मसल्स में भी ऐसा, सॉरी स्मूथ मसल में भी आपको देखने को मिला था, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखो, तो दो स्मूथ मसल्स अगर यहां पर कनेक्टेड है तो वो किससे जुड़ी हुई होंगी बच्चों? वो जुड़ी हुई होंगी गैप जंक्शन की मदद से। देखो मैं पहले ये वाला पॉइंट क्लियर करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो क्या बात लिखी हुई है, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, किसकी बात हो रही है? स्मूथ मसल्स की। तो यहां पर देख सकते हैं दो सेल जंक्शन, पर्टिकुलरली बोलूं गैप जंक्शन जो कि एक सेल जंक्शन है, यहां पर दो स्मूथ मसल्स को होल्ड कर रहे हैं। अब यहां पर अब देखो कार्डियक मसल्स की बात। कार्डियक मसल में बोल रहा है कि सेल जंक्शन फ्यूज कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, मेक देम स्टिक टुगेदर। तो बच्चों ये बात हो रही है यहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क। व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क? देखिए ये एक कार्डियक मसल सेल है, ये एक कार्डियक मसल सेल है, ये एक कार्डियक मसल सेल है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको बोलेंगे जंक्शन। इस जंक्शन को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसी इंटरकैलेटेड डिस्क में यहां पर, इसी इंटरकैलेटेड डिस्क में यहां पर क्या होता है बच्चों? गैप जंक्शन होता है। क्या होता है यहां पर? गैप जंक्शन। तो दो कार्डियक मसल फाइबर्स या दो कार्डियक मसल सेल्स आपस में एक जंक्शन से जुड़ी हुई होती है, जहां पर गैप जंक्शन होते हैं, जिससे ये आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। और इस जंक्शन को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। सेल जंक्शन क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर रहे हैं कार्डियक मसल सेल्स के, और उनको आपस में जोड़कर रख रहे हैं। अब देखो बात हो रही है कम्युनिकेशन जंक्शन, जिसका नाम क्या रखा है? इंटरकैलेटेड डिस्क। At some fusion points, allow the cell to contract as a unit. When one cells receive a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. मतलब सिंपल भाषा में मतलब ये बोला जा रहा है कि इंटरकैलेटेड डिस्क दो कार्डियक मसल फाइबर के बीच में जंक्शन है, और इसकी मदद से दो कार्डियक मसल फाइबर आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं एक दूसरे से। और इससे क्या फायदा होता है कि जब एक कार्डियक मसल फाइबर को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सारे कार्डियक मसल फाइबर एक यूनिट की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ जंक्शन बिटवीन टू कार्डियक मसल फाइबर, और सारी कार्डियक मसल फाइबर ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क में होता है गैप जंक्शन। अब सिंस इनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, तो अगर एक को भी सिग्नल मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन करना है, सब यूनिट की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करती है। एंड दिस इज द रीजन जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। या फिर अगर हम उसको मैं डिवाइड करके बोलूं कि अगर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों एक साथ करेंगे, बिकॉज इंटरकैलेटेड डिस्क से सारी कार्डियक मसल फाइबर एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यह है बच्चों कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर की बात करें तो ये भी सिलेंड्रिकल है बच्चों, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ये स्केलेटल मसल्स की तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। कार्डियक मसल फाइबर की बात करूं तो सिलेंड्रिकल है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है। उसके अलावा बच्चों इनके पास भी स्ट्राइशंस होता है, बट दीज आर ब्रांच्ड, दीज आर ब्रांच्ड। स्केलेटल मसल्स अनब्रांच थी, लेकिन दीज आर ब्रांच। यहां पर आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी बच्चों। ब्रांचिंग को यहां पर ऑब्लिक ब्रिजेस बोलते हैं। ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक ब्रिजेस, क्योंकि ब्रिज का मतलब होता है कनेक्ट करना, एंड ऑब्लिकली कनेक्ट कर रहा है। तो सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच है, एंड दीज आर अगेन इनवॉलेंट्री मसल्स। ये भी इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। लास्टली बच्चों हमारा है अब न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू exert the greatest control over the body's responsiveness to change conditions। न्यूरल टिश्यू की अगर बात करें बच्चों, तो न्यूरल टिश्यू ग्रेटेस्ट क्या करता है? ग्रेटेस्ट कंट्रोल एक्सर्ट करता है बॉडी पे। किसके लिए? चेंजिंग कंडीशन के लिए। मतलब अगर एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज आएगा तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। किसकी वजह से करती है? नर्वस टिश्यू की वजह से करती है, राइट। आगे पढ़ते हैं इसको।
न्यूरल टिश्यू की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो न्यूरल टिश्यू क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल एक्सर्ट कर रहा है बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस टू व्हाट, चेंजिंग कंडीशन। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज आएगा, हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है, किसकी वजह से, न्यूरल टिश्यू की वजह से। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या है बच्चों, न्यूरल टिश्यू की यूनिट है, और दीज आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब क्या है कि अगर न्यूरॉन्स को स्टिमुलस मिलता है तो वो नर्व इंपल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। द न्यूरोग्लायल सेल्स which constitute the rest of the neural system protect and support neurons। तो न्यूरल टिश्यू में बच्चों एक तो न्यूरॉन्स है विच आर एक्साइटेबल सेल्स, जो कि स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेंगी। दूसरी है हमारी न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लाया मेकअप मोर देन 1/2 दी वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। ये बोला जाता है कि बच्चों 50% न्यूरल टिश्यू को बनाती है न्यूरोग्लायल सेल्स एंड 45% बनाती है न्यूरॉन्स। मतलब मोर देन 1/2 वॉल्यूम जो होता है न्यूरल टिश्यू को कौन बनाता है, न्यूरोग्लायल सेल्स। मोर देन 1/2 वॉल्यूम न्यूरल टिश्यू का कौन बनाता है, न्यूरोग्लायल सेल्स। ये यहां पर बच्चों न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको न्यूरोग्लिया भी दिख रही है। आगे की बात देखिए, व्हेन अ न्यूरॉन इज सुइटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बोला जा रहा है बच्चों, अगर एक न्यूरॉन को हम सुइटेबली स्टिमुलेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, जो कि स्विफ्टली बच्चों ट्रैवल करता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अगर एक न्यूरॉन को हम बच्चों स्टिमुलस से स्टिमुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यानी नर्व इंपल्स जनरेट होगी उसके अंदर, जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा न्यूरॉन के डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो न्यूरॉन के डायग्राम में आपको यहां पे 3 चीजें दिखेंगी, एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए और समझिए। ठीक है, बच्चों एक न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। उसके अलावा देयर इज अ डेंड्राइट एंड देन वी हैव द एक्सॉन। तो बच्चों एक न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं, एक तो सेल बॉडी साइटोन, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी की बात करें, इसके पास बच्चों न्यूक्लियस होता है, इसके पास निसल्स ग्रैनुअल्स भी होते हैं। निसल ग्रैनुअल्स RER और फ्री राइबोसोम्स के क्लस्टर होते हैं। निसल ग्रैनुअल्स RER और फ्री राइबोसोम्स के क्लस्टर होते हैं। अब RER की बात कर लो, राइबोसोम्स की बात कर लो, दोनों का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो निसल ग्रैनुअल का फंक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पर हम निसल ग्रैनुअल्स को भी दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया निसल्स, एक सेकेंड, निसल्स ग्रैनुअल। डेंड्राइट की अगर हम बात करें, डेंड्राइट स्मॉल है, branched, and it is arises from cyton and it carry impulse towards। डेंड्राइट की अगर हम बात करें बच्चों, डेंड्राइट स्मॉल होती है, ब्रांच्ड होती है, आप देख सकते हैं स्मॉल है, ब्रांच्ड है, ये साइटोन से ही अराइज करती है और ये इंपल्सेस टुवर्ड्स साइटोन लेके जाती है, ये इंपल्स को लेके जाएगी टुवर्ड्स दी साइटोन, इट विल कैरी द इंपल्स टुवर्ड्स दी साइटोन। वहीं बात करें एक्सॉन की, तो एक्सॉन इज सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल। वहीं बच्चों अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन इज सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड इट इज अगेन अराइजेस फ्रॉम साइटोन, ये भी साइटोन से ही अराइज करता है, एंड इट कैरी impulses away from cytone। एक्सॉन की बात करें तो बच्चों एक्सॉन सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल है, ये भी साइटोन से अराइज करता है और ये इंपल्सेस साइटोन से अवे लेके जाता है। इंपल्सेस कहां लेके जाएगा? साइटोन से अवे लेके जाएगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ये जो ब्रांचिंग है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और यहां पर आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। तो क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। इसके अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स और उसमें भरा हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो बच्चों एक्सॉन जब अपने टर्मिनल एंड पे आता है, तो उसको ब्रांचिंग करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। वहां पर नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, नॉट नूब, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, जिसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो डेंड्राइट इंपल्स टुवर्ड्स साइटोन लेके जा रहा है, एक्सॉन अवे फ्रॉम साइटोन लेके जा रहा है। अब आगे का पॉइंट पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस यानी इंपल्स, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस यानी इंपल्स एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। तो बच्चों सिंपली यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब एक नर्व इंपल्स यहां पर आएगी, इस जगह पर, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, जब एक नर्व इंपल्स यहां पर आएगी तो बच्चों इन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से या तो एक्साइटेशन होगा ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, या फिर होगा देयर विल बी व्हाट? इनिबिशन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। जब नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल पे आएगी, एंडिंग पर आएगी नर्व की, तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज होंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होंगे तो एक्साइटेशन होगा नेक्स्ट न्यूरॉन का, और अगर इनिबिटरी होंगे तो नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या हो जाएगा? इनिबिटरी हो जाएगा, इनिबिशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखनी है आपको बात, क्या बात याद रखनी है कि जब नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल पे आ रही है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो नेक्स्ट न्यूरॉन में एक्साइटेशन होता है, इंपल्स जनरेट होती है, और अगर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या होता है? इनिबिशन हो जाता है नर्व इंपल्स का। उसके अलावा बच्चों यहां पर माइलिन शीज, श्वान सेल्स, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल वो एनसीईआरटी में यहां पर नहीं दे रखी है। तो मैंने आपको पहले बोला था दिस इज वन शॉट एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो सारी लाइनें क्लियर करेंगे, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है
जहां पर भी है वहां पर डिस्कस करेंगे। लाइक इसका जो बाकी पोर्शन है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लेना, सबको डिस्कस करेंगे, बट चैप्टर वाइज ही चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको, ताकि पता तो चले कि तुम बंदरों ने सीखा क्या है भाई। एवेंजर्स असेंबल, देखो, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज। कौन सा एपिथेलियम होता है बच्चों जो कि इनर वॉल बनाता है ब्लड वेसल की? द आंसर इज स्क्वैमस एपिथेलियम। याद है, डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाता है। Which of the following type of cell junction is not found in animal tissue? इनमें से कौन सा सेल जंक्शन है जो एनिमल टिश्यू में नहीं दिखता? एडहेरिंग जंक्शन होता है, टाइड जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। प्लाज्मोडेस्माटा कहां पर देखने को मिलेगा आपको? प्लांट्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ। तो टेंडन एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स। मोस्ट न्यूरॉन्स के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी, राइट। The supportive skeletal structures in human external ears and the nose tip are example of what? Cartilage. कौन से supportive skeletal structures बच्चों ह्यूमन के एक्सटर्नल ईयर में और नोज टिप पे होते हैं? द आंसर इज कार्टिलेज। The fibers of which of the following muscles are fusiform and do not show striations? तो striations नहीं मतलब smoother in appearance है, and fusiform condition मतलब tapering and both ends है। The answer is what? Smooth muscles. Intercalated discs are the communication junctions between the cells of cardiac muscles. Compound squamous epithelium is found in pharynx. Simple. और यहां पर खत्म हो गया हमारा चैप्टर, सॉरी चैप्टर नहीं बच्चों, लेक्चर 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 भाई, लेक्चर लेक्चर। और ये तो पता है ना, कहीं पता चले तुम कंफ्यूज हो जाओ बाद में। क्या ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया? यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया। और जाते हुए एक बात और बता देता हूं तुम लोगों को, ये जो निसल ग्रैनुअल होते हैं, ये निसल ग्रैनुअल 2 ही जगह आपको देखने को मिलेंगे, एक तो साइटोन में एंड डेंड्राइट में, याद रखना। नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, निसल ग्रैनुअल्स किसके पास होते हैं? निसल ग्रैनुअल्स सेल बॉडी और डेंड्राइट के पास होते हैं, एक्सॉन के पास नहीं होते। एक्सॉन डू नॉट हैव निसल्स ग्रैनुअल, ये बात याद रखना, ठीक है। विद दिस बच्चों हमारा ये लेक्चर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपने एनसीईआरटी की सारी की सारी लाइन मेरे साथ पढ़ी होगी और सारी की सारी लाइन मेरे साथ अच्छे से समझी होगी। हमने सारी एनसीईआरटी को इस वन शॉट में विद ऑल द लाइंस यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके साथ बच्चों मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर्स, बाय, टेक केयर बच्चा।